हेलो गाइस, मेरा नाम है विनय और मैं आज आप लोगों के लिए मेमोराइजेशन मेथड फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लेके आया हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में और आप सबको पता होगा कि ये थियोरी है और ये थियोरी में फर्स्ट ऑफ ऑल 35 मार्क्स का जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव आएगा और बाकी का 15 मार्क्स जो है वो आएगा एमसीक्यूज से। सो अब हमारा कंसर्न पार्ट है अभी थियोरी के लिए। सो 35 मार्क्स का थियोरी जो आने वाला है उसमें हर चैप्टर से मिनिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो अगर उस चैप्टर से अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो हमें उस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया होगा उसका आंसर लिखने के लिए 5 मार्क्स ही मिलेगा मैक्सिमम। सो अब हमें ये पता लग चुका है कि 5 मार्क्स ही मैक्सिमम है और एग्जामिनर्स के सजेस्टेड आंसर के हिसाब से 5 पॉइंट्स लिखने पे 5 मार्क्स मिल जाएगी, यानी कि एक पॉइंट पे 1 मार्क ईच। सो अब हम जब भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कोई भी थ्योरी याद करेंगे तभी हमें ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि हम जब भी आंसर लर्न करें तब 5 मार्क्स का जितना ही हम लोग 5 पॉइंट्स ही आंसर लर्न करें किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। अब मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में थियोरी में मॉड्यूल में सिर्फ दो तरह के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस एंड सेकंड है जहाँ पे मॉड्यूल में ही उस चीज़ के पॉइंट्स दे दिए हुए रहेंगे, जैसे कि यह आंसर में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे उन लोग ने ऑलरेडी पॉइंट फॉर्म में दे चुके हैं। सो हमें यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं होगा कि हमें इसका पहले कन्वर्ट करना होगा पॉइंट्स में, देन हमें लर्न करना होगा। ऊपर के आंसर में ये जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ऊपर का जो पैराग्राफ है हमें पहले इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद हम लोग इसको लर्न कर सकते हैं। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को लर्न करने के अब दो या उससे ज़्यादा मेथड्स है, लेकिन मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेथड ज़्यादा प्रेफरेबल करता हूँ जो कि है स्टोरी मेथड। तो ये स्टोरी मेथड में मैं क्या करता हूँ, हाँ उससे पहले मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा। आपके खुद के अलग मेथड्स भी हो सकते हैं जो कि शायद इससे बेटर हो, तो आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। या फिर जो आंसर में आपको ना आया हो आपका मेथड, या फिर दूसरे कोई मेथड्स आप लर्न करना चाहते हो तो ये मेथड को भी आप फॉलो कर सकते हो। सो देर आर मैं खुद पर्सनली दो ही मेथड फॉलो करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्टोरी मेथड एंड सेकंड वन इज कोड नेम मेथड। मीन्स हम लोग कोड नेम मेथड में क्या करते हैं, इनिशियल्स ले लेते हैं उसका, फिर बाद में सारे पॉइंट्स का इनिशियल्स ले लेते हैं और फिर उसके बाद उस इनिशियल्स को कंबाइन करके एक लेटर बना लेते हैं। और वो जब भी क्वेश्चन आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, हाँ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, तो जब ये क्वेश्चन आ चुका है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग तो हम लोग उसमें यहाँ पे कोड वर्ड ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल टी सी एफ एस। यहाँ पे ये जब भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग का आंसर आया तो हम लोग ये कोड वर्ड करके लिख लेंगे एग्जाम में और बाद में पॉइंट्स रिकॉल कर लेंगे। लेकिन ये कितना करेंगे, इट्स लाइक मोर लाइक कोडिंग मेथड। हम लोग कोड्स थोड़े याद रख सके इतने ज़्यादा, तो हम लोग का दिमाग बाय डिफ़ॉल्ट स्टोरीज को मोर बेटर वे में याद रख सकता है। तो क्यों ना हम इस स्टोरी को ही आंसर्स को ही स्टोरी फॉर्म में याद कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग अभी स्टोरी मेथड ऑफ मेमोराइजेशन देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, जो भी ये स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग का ये क्वेश्चन आ चुका है, फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जाम में पूछ लिया कि एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो हमें एग्जाम में पहले ये पॉइंट्स लिखने होंगे। Decision making is a managerial process of selecting best course of actions out of several alternative course of actions for the purpose of accomplishment of organization's goal. So अब ये जो हम लोग ने पॉइंट जितना पढ़ा है उस चीज़ को पहले हम लोग ब्रेक डाउन कर लेंगे। जैसे कि आप लोग ये स्क्रीन पे देख सकते हो, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे मैंने ये वर्ड लिख लिया जो कि मेन वर्ड था। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग इज़ ए मैनेजरियल प्रोसेस। किसका मैनेजरियल प्रोसेस है ये? बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन का है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिलेक्ट कर लेते
कोई भी एक ऑप्शन आउट ऑफ बेस्ट अवेलेबल कोर्स ऑफ एक्शंस। लेकिन हम लोग ये क्यों करते हैं? ताकि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो अचीव कर सकें। सो ये था उस चीज़ का डेफिनेशन। तो हम इससे एज ए हम लोग जैसे बातचीत कर रहे हो उस चीज़ के तरह हम इस डेफिनेशंस को याद रख सकते हैं। डेफिनेशंस के लिए मैं ये मेथड प्रेफर करता हूँ। सो अब आते हैं मेन मेथड का, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स में यहाँ पे क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए गए ऑलरेडी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। So, the major dimensions of strategic decisions are as follows. The strategic decisions requires top management involvement, commitment of organization resources. Strategic decisions necessitate consideration of the factors in the firm's external environment. पहले तो हम ये सारे के सारे पॉइंट्स को रीड कर लेंगे और देन सेकेंड स्टेप ये है कि हम ये फर्स्ट पॉइंट में से कीवर्ड्स को हाईलाइट कर ले, जो कि है यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट। और ये कीवर्ड्स आपको आएंगे एक्सपीरियंस से, को स्टडी करना होगा उस चीज़ के लिए, सजेस्टेड आंसर्स, सर्टिफाइड कॉपीज़। तो और कीवर्ड्स का अगर डेफिनेशन बोला जाए कि वो सेंटेंस में सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सा वर्ड रखता है, अगर वो वर्ड ही निकाल दिया तो सेंटेंस का मीनिंग ही ख़त्म हो जाएगा। सो कीवर्ड का आप ऐसा मीनिंग समझ सकते हो। अब हम लोग इसी तरह से ये सारे 1 2 3 4 5 और ये 6 टोटल 6 पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे। हम इसमें से कौन से भी 5 पॉइंट्स याद रखेंगे। अब हम लोग ने इसी तरह से यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट करके वर्ड है वो हाईलाइट कर लिया, कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स इसको हाईलाइट कर लिया, फर्म्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हाईलाइट कर लिया, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है वो इस सेंटेंस का कीवर्ड है उस चीज़ को हाईलाइट कर लिया, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आर फ्यूचर ओरिएंटेड, इसमें से फ्यूचर ओरिएंटेड को हाईलाइट कर लिया। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस यूजुअली हैव मल्टी फंक्शनल और मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंसेस। सो इसमें से हम लोग ने मल्टी फंक्शनल और मल्टी बिजनेस को हाईलाइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इन्हीं कीवर्ड्स को टॉप मैनेजमेंट, कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स, फर्म्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, फ्यूचर ओरिएंटेड और मल्टी फंक्शनल और मल्टी बिजनेस में से कौन से भी 5 कीवर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने फ्यूचर ओरिएंटेड जो है इसको एलिमिनेट कर दिया। मेरे को आंसर जो लर्न करना है उसमें से मैंने इस चीज़ को एलिमिनेट कर दिया। मैं ये आंसर लर्न करते वक्त ये चीज़ अवॉइड करने वाला हूँ। नेक्स्ट जो है वो, अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे वो सारे के सारे कीवर्ड्स जो भी है वो यहाँ पे लिख लिए हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। अब मैं इस कीवर्ड से स्टोरी बनाऊंगा एक, और एक स्टोरी बनाते वक्त एक चीज़ याद रखना, जो आपका मॉड्यूल में से जो कीवर्ड है उसको आप इंग्लिश में ही लिखो, और आप जो खुद कंटेंट ऐड करने वाले हो उस चीज़ को आप हिंदी में लिखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी स्टोरी बनाया। मेजर डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए टॉप मैनेजमेंट ने कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स दे दिया, कौन से दे दिया लेकिन कौन से बेसिस पे, ऑन फर्म्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फर्म का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट ने कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स दे दिया, जिसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ किस पे, मल्टी फंक्शनल एंड मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंसेस हुए, जिसका क्या हुआ, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ मल्टी फंक्शनल एंड मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंस, मल्टी फंक्शनल एंड मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये पूरी चीज़ को हम लोग एक साथ रीड करते हैं। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स दिया बेस्ड ऑन फर्म्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिससे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ मल्टी फंक्शनल एंड मल्टी बिजनेस पर, मल्टीपल बिजनेसेस पर। ठीक है, तो ये बीच के जो आप देख सकते रहेंगे, ये सारे वर्ड्स जो है
ये मैंने हिंदी में लिखे हैं, जिससे मेरा ये स्टोरी बन चुका है। सो अब मैं इस स्टोरी को कनेक्ट करूँगा अपने मेन कीवर्ड से, जो कि है यहाँ पे मेजर डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। जब भी ये कीवर्ड आया तो मैं ये दिमाग में क्या चीज़ ट्रिगर करूँगा, टॉप मैनेजमेंट। जब भी मेजर डिसीजंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आया तो मैं क्या ट्रिगर करूँगा अभी, टॉप मैनेजमेंट। ऐसा करके मैं याद कर लूँगा मेजर डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन क्या है। टॉप मैनेजमेंट ने कमिटमेंट दे दिया ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स का बेस्ड ऑन फर्म्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिससे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ मल्टी फंक्शनल एंड मल्टी बिजनेस पे, मल्टीपल बिजनेसेस पर। सो ये जैसे ये वर्ड आ गया, मैं ये कहानी याद कर लूँगा। अब इस स्टोरी को मैं एग्ज़ाम में ऊपर के साइड पे कहाँ पे तो लिख लूँगा, और फिर इस पॉइंट्स को पकड़ के मैं बाकी का यहाँ पे जो अपने मॉड्यूल में दिया है उस चीज़ का यहाँ पे पॉइंट्स के नीचे जो थोड़ा सा लाइंस दिए हुए रहते समझने के लिए, उस चीज़ का मैंने यहाँ पे समरी डाल दिया है। सो टॉप मैनेजमेंट आ गया तो उसके अंदर मुझे क्या लिखना है अब, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस रिक्वायर टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट एज इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग इन टोटलिटी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस इन्वॉल्व थिंकिंग इन टोटलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्यों, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस रिक्वायर्स टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट एज इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग इन द टोटलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे वो चीज़ आ चुकी है। तो एग्ज़ाम में मैं इस तरह से आंसर्स को याद करके लिख सकता हूँ बहुत इजीली। स्टार्टिंग में भले आपको लोगों को ये थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन फिर जैसे जैसे आप लोग ये मेथड्स को यूज़ करते रहेंगे, वैसे वैसे आप लोगों को आंसर भूलने का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग स्टोरीज़ को बेहतर याद रख पाता है एज़ कम्पेयर टू प्लेन थ्योरी। सो अब आगे का देख लेते हैं। कमिटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स के अंदर क्या मैंने यहाँ पे मॉड्यूल में से उठा लिया, लॉन्चिंग ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट बाय फर्म्स रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। सो इस चीज़ को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा कि कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स आ गया तो उसमें मुझे क्या करना है, एग्जांपल दे देना है कि यहाँ पे लॉन्चिंग ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट रहेगा, उसके अंदर फर्म्स को लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे कमिटमेंट देना पड़ेगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स का बहुत बड़ा पार्ट रह सकते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है फर्म्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अभी फर्म के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मुझे क्या एक्सप्लेन करना होगा कि जो फर्म का इंटरनल एनवायरनमेंट है वो इनलाइन होना चाहिए विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो भी चेंजेस हो रहे हैं उससे। सो ऐसे कर करके मैं अब ये फर्म का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या मैंने दिमाग में क्या बिठा लिया कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, तो इंटरनल एनवायरनमेंट भी, फिर इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंजेस होना चाहिए। So internal environment must be in line with the changes in the external environment. So मैं ये एग्ज़ाम में इतना पॉइंट लिख के आऊँगा और फिर बाद में थोड़ा सा हम लोग खुद से एडिशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स। उसके लिए भी सेम मॉड्यूल में से हम लोगों ने समरी उठा लिया कि ऑन लॉन्ग रन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कब होता है, ऑन लॉन्ग रन प्रोस्पेरिटी ऑफ द फर्म, और किस बेसिस पे लॉन्ग रन प्रोस्पेरिटी ऑफ द फर्म पे होता है। फिर मल्टी फंक्शनल एंड मल्टी बिजनेस पे एज दे इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन इन टोटलिटी। मल्टी फंक्शनल एंड मल्टी बिजनेस पे क्यों होता है इम्पैक्ट उसका, क्योंकि जो भी कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स है उसका इम्पैक्ट, जो भी मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है उसका इम्पैक्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे आएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स वहाँ पे डिवोट हो रहा है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो भी मॉड्यूल में दिए रहते हैं हम लोग को एग्जैक्ट सेम टू सेम लाइंस एग्ज़ाम में लिख के नहीं आना है। हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे स्ट्रैटेजिक डिसीजन रिक्वायर्स टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट, तो यहाँ पे मैं कीवर्ड उठा ले तो टॉप मैनेजमेंट, यहाँ पे क्या हो सकता है, थिंकिंग इन टोटलिटी। तो इस टॉप मैनेजमेंट एंड थिंकिंग इन टोटलिटी ये दो मेरे की वर्ड्स है, तो मैं एग्ज़ाम में जाऊँगा और क्या करूँगा, टॉप मैनेजमेंट के नीचे अंडरलाइन कर दूँगा और थिंकिंग इन टोटलिटी के नीचे अंडरलाइन कर दूंगा, और बाकी के जो भी वर्ड्स बचे हुए हैं वो मैं मेरे अभी खुद के हो गए। स्ट्रैटेजिक डिसीजन रिक्वायर्स टॉप मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक डिसीजन रिक्वायर्स टॉप मैनेजमेंट यहाँ पे आएगा, क्यों लेकिन, बिकॉज दैट इज इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग इन टोटलिटी।
सो मैं ये खुद के वर्ड्स में लिख सकता हूँ ऐसे। हमें बस मेमोराइज करने होंगे कीवर्ड्स, बाकी का हम लोग अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे सामने दिख रहा होगा।